व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मियाँ साहब को खैर है, मैं कल करना ज़रा बहुत मियाँ साहब इस वक्त बेताब हुए हैं, पता नहीं गुस्सा चढ़ा हुआ है। असल में गुस्सा इनको चढ़ा हुआ है तब से जब से एहसन इकबाल साहब की आज ठुकाई होते होते रह गई, और वो था ग्रीन लाइन मनसूबा जो था, बस मनसूबा जो उसकी असल में इनको चिड़िया चढ़ी हुई है नून लीग वालों को कि जनाब वो मनसूबा तो रखा, क्या डेट है जी अल्लाह के फजल से 2016 में नवाज शरीफ साहब ने वो रखा, उन्होंने मेहनत इन्होंने की, और लड्डू कह रहे हैं वो तहरीक इंसाफ वाले खा रहे हैं। ज़रा आज जो धक्कम पेल हुई और यासिर इकबाल साहब के साथ जो आज हुआ वो दिखाएं जी ज़रा उनको, फिर क्या कहा वफाकी हुकूमत ने जो रियासती जबर किया है नून लीग वालों में, एक दफ़ा फिर दिखा दें जी। ये हुकूमत सवाए मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के कोई और काम नहीं कर सकती। शर्म तुमको मगर फिर भी नहीं आती। कल तक तो तुम मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, आज उस मेट्रो बस के शान में कसीदे के फ्लैक्स लगाए हुए हैं। इमरान साहब, आपको पता लग गया है ना कि मेट्रो बस से अवाम का फायदा होता है। अब तो इमरान खान मोटरवेज के भी कसीदे पढ़ते हैं, तुम हर काम देर से करते हो। हुकूमत ने बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा किया। मेरा ये हाथ मौजूद है जो इस रियासती तशद्दुद के नतीजे में जख्मी हुआ। ये हुकूमत रेंजर से भी पुलिस वाला काम ले रही है। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त इन इदारों के सामने आ खड़े हों। वो लोग जो पुलिस के एहलकारों को मारते हैं, वहाँ पर रियासत जो है बेबस नजर आती है। आपका सारा जोर हम पर चलता है। तो जी ये आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि जी वो धक्कम पेल भी हुई। यासिर इकबाल साहब, पहला सवाल तो कोई बंदा पूछे इनसे कि भाई आपको जाने की जरूरत क्या थी, अब आपकी हुकूमत नहीं रही, अब आप जाग जाएं। मियाँ साहब तुम जाग जाओ, थोड़ी हुकूमत नहीं रही, तुम समझ रहे हो कि उस तरह रेंजर्स थोड़े प्रोटोकॉल खिलौती होगी, तुम इस्तेमाल करोगे, थोड़ी हुकूमत नहीं रही। वार्म वेलकम दिल्ली अब्बास साहब को, चौधरी मंजूर साहब को और नज़ीर लगारी साहब को भी। क्यों आज आपने पंगा लिया जाके? वो नहीं, पंगा तो 3.5 सालों से हमने लिया हुआ है। मगर ये आज का जो पंगा था ये वाक़यातन बदकिस्मती है इस पाकिस्तानी कौम की कि अदारों के सामने अवाम को खड़ा किया जा रहा है, यानी रेंजर्स को। आप ये यकीनन, आप पहले पुलिस से जो काम लेते थे, आज रेंजर से वही काम आपने लिया। मुझे ये बताएं कि आपने इसमें किया क्या? आपकी इसमें मैं बताता हूँ, लागत 16 अरब रुपये थी, ताखीर के बायस अब 25 अरब का हो गया। ये फ़र्क आया। और दूसरा फ़र्क ये आया है कि ये आज से 3 साल पहले मुकम्मल होना था, इन्होंने 3 साल 6 साल लग गए। आप मुझे अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। और इसी तरह BRT, कोई पाकिस्तान में 3.5 सालों में एक मनसूबा बता दें जो इस इमरान खान ने मुकम्मल किया हो या उसकी बुनियाद रखी हो किसी मेगा प्रोजेक्ट की। और मुझे ये बताएं कि आप तख्तियाँ लगाते हो साबका हुकूमत के मंसूबों पे, तो आज अगर वहाँ के अवाम निकल कर उसका इफ्तिताह करने इसलिए चले गए कि चले 3.5 साल निकले थे, या आपने फितना पैदा करने की कोशिश की उधर? अच्छा, अगर आप इसको फितना कहते हो तो क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? नहीं है, क्या मैं अवाम नहीं हूँ? आप मुझे अगर चौधरी साहब बड़ा इंजॉय करते रहे फितना वाली गल ते उन्होंने भी बंद है इसलिए कि फितने आजकल बड़े नजर आ रहे हैं कि वो जो आपने कल परसों सुना उसमें मैं सुनवाया तो आपको। ठहर जाए, मैं चौधरी साहब तुसी बड़े कॉन्फिडेंट हो ते थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस जरदारी साहब ने लो जी। व्यूअर्स, दिल्ली अब्बास साहबा की गवर्नमेंट बड़ी लकी है कि अपोजिशन जो है फिलहाल तो आपस में बामुकाबला हुई हुई है, और उसमें सबसे अहम जो था वो आसिफ अली जरदारी साहब का वार्षिका ऐलान था लाहौर में, जो उन्होंने कर दिखाया। 31,000 वोट कोई सोच नहीं सकता था। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में 4,000, 5,000, 400, 500 वोट ले रही थी पंजाब के अंदर। ये तो कमाल हो गया। लेकिन जो जरदारी साहब ने और भी बाकमाल काम कर दिया था, सुन लें। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे, मगर ये अपने हिसाब साइज से गलियां, मोहल्ले, बरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हम चेंज करेंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? अब भी मेरे दिमाग में ऐसी सोचें हैं जो आपके मुल्क को एक बहुत जबरदस्त और कामयाब मुल्क बना सकता है। अल्लाह हमें मौका दे, वर्ल्ड वाइज मेरी पार्टी बना दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको खुद ही संभाल लूंगा, पूरे पाकिस्तान को संभाल लूंगा। यार वह जरदारी साहब छा गए। मैंने कहा
लेकिन अब यही बात अंदलीब अब्बास साहिबा की पार्टी ने की होती है आपको कि आप गद्दार हैं, इस मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, तो अभी आप लोगों ने वो ऐसी तैसी कर रही थी तहरीक इंसाफ की। आज आपके साबका लाई पीडीएम के कह रहे हैं आप पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं, आप इस धरती के खिलाफ भी हैं, और आप इतने खिलाफ हैं कि आप इस धरती में मरना पसंद भी नहीं करते। ये तो बहुत ही लीथल हो गया ना फिर। नहीं, मैं इसको क्या जवाब देंगे? इंसाफ करें अपना यहाँ। मैं एक गुजारिश कर दूं, मैं तो जरदारी साहब की दराजी उम्र की अब भी दुआ करूंगा। जी जी। मैं तो कतन इनको वो बात कहने के लिए, हाँ ये बात ज़रूर है कभी कभार इनके जहन में नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बातें आ जाती हैं, वो कर देते हैं। अच्छा। मगर मैं ये बात फिर भी ये कह दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिशियन जो है वो इंडियन नवाज नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, वो नलायक हो सोच रहे हैं सकता है। आपके मुतालिक अगर वो कर देते हैं तो उनको वजाहत करनी इधर देख के बात कर ले, वो तो कुछ नहीं है। नहीं अच्छा? वजाहत आप बताएं ना कि ये अगर अंदलीब अब्बास साहिबा ने कहा होता आपने अभी तैसी कर दे रही थी इनकी पूरे शजरा नसब सियासी तौर पर उड़ा देना तहरीक इंसाफ का। उसकी वजह यह है कि अगर उनकी जमात के इमरान खान ने किया होता तो बिल्कुल हम एतराज़ ज़्यादा करते। एक सेकंड, वजह ये थी कि वो लाए गए हैं हुकूमत में, उससे पहले जब कहा करते थे हम नोटिस नहीं लेते थे, आज इनका नोटिस इसलिए नहीं ले रहे कि हम जैसे हैं रौला डालते भी रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? अंदलीब साहिबा आप भी आज इनको कह सकती हैं कि ये मरना भी यहाँ पसंद नहीं करते, या आप कुछ नहीं कहेंगे ये लोग गद्दार हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है, इस धरती के खिलाफ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जब इन्होंने कुछ नहीं कहा तो आपको भी कहने का कोई इखलाकी हक नहीं रखते, लेकिन ये इखलाकी हक इनके पास है कि ये इफ्तिताह एहसन इकबाल साहब या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की पार्टी के लोग करें उस प्रोजेक्ट का जो इनके प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था, और आप उसका बिला वजह वो ले रहे हैं एडवांटेज। अंदलीब साहिबा। जी शुक्रिया कामरान। अब देखें जो ये मिंटो पार्क में 1935 में जो करारदाद थी वो भी नवाज़ शरीफ ने की थी, और मीनार पाकिस्तान भी नवाज़ शरीफ ने बनाया था, और उसके अलावा आपको पता है सगियाँ पुल, ये सारे नवाज़ शरीफ ने बनाए थे। ये बाकी जो कायदे आज़म वगैरह बाकी जो हैं ये लोग, ये तो बिल्कुल गलत क्लेम करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो अपने आप को जो कायदे अवाम अपने आप को कहते थे, तो वो हर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का अपने ज़िम्मे ही लेते थे। जी जी। जो एटम बॉम्ब है वो भी ये पीपल्स पार्टी जो होती थी वो कहती थी कि जी बेसिकली भुट्टो साहब की वो सारा ख्वाब था और आइडिया था, वो भी वो कहते थे जी नहीं ये नवाज शरीफ ने चूँकि उसको ब्लो अप किया तो ऐसे। जी जी। तो इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपस में देखें, ये सारी उम्र मुकमुका की सियासत करते रहे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इनको सड़कों पे घसीट के पेट से इनके चीजें निकालूंगा, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। करप्शन के आधे मुकदमे इन्होंने बनाए हुए एक दूसरे पे नहीं, नून लीग ने पीपल्स पार्टी बनाई हुई। आप ठीक कह रही हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है चौधरी निसार की 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब वो एक एक चीज़ लहराते थे अयान अली की और उसका अकाउंट मिलाते थे बिलावल के अकाउंट से, और कहते थे कि जी ये सारा एविडेंस है। ये सारे तो वो चीज़ें हैं। मसला क्या आ गया? मसला ये आया कि क्योंकि इन्होंने कभी भी जेन्युइन ऑपोजिशन की नहीं है, और ना कभी इन्होंने जेन्युइन हुकूमत की है। इन्होंने तो हमेशा लेपा पोती करके, अब ये कह रहे हैं जी इलेक्शंस का, आपको याद होगा कि क्या कहा था 2013 में जरदारी साहब ने इलेक्शंस के बारे में? उन्होंने कहा था आरओ इलेक्शन है। जी जी। जो ये कह रहे थे ना कि नहीं हम सिलेक्टेड हैं और ये वो हैं, इनकी आपस में। लेकिन अंदलीब साहिबा एक बात बताइए, आपको खतरा नहीं है इस बात से कि ये चले पीपल्स पार्टी तो नहीं आ रही, लेकिन पीडीएम की तमाम पार्टी 23 मार्च को आप लोगों के खिलाफ आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है उधर? आप ये चेक करें कि ये पिछले दिसंबर इन्होंने कहा था आरियां पार लाहौर में जलसा होगा, वो आपने भी दिखाया, सब ने दिखाया कि वो उड़ गए। उसके बाद इन्होंने ऐलान किया जी लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद ऐलान किया कि जी इस्तीफे देंगे, उसके बाद होगा सेनेट पे बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद कहा कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई पीडीएम की। मैं आपसे एग्री करता हूं, बिल्कुल। आज साल हो गया है, बिल्कुल। अब तो जीरो जिसको कहते हैं, अब तो मरियम ने खुद कह दिया है कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, बहुत सर्दी है, मार्च में देखा जाएगा। सही है। तो ये सब ड्रामेबाजी है पीडीएम की चल रही है, और सिर्फ अपने आप को मीडिया में इन करने के लिए। चौधरी साहब, अगर कोई एक पार्टी जिसने पीडीएम और अपोजिशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है,
वो पीडीएम ये कहती है वो आप है। अभी जरदारी साहब ने जिस तरह देखे ना वही लैंग्वेज यूज़ की है जो इमरान खान साहब यूज़ करते हैं। हालांकि इमरान खान ने ये आज तक नहीं कहा कि ये लोग धरती के इतने मुखालिफ हैं कि ये मरना भी यहाँ नहीं चाहते, जिस तरह नवाज शरीफ साहब और उनके वाले साहब जिस चीज़ को भी टॉन्ट किया उन्होंने। तो ये आप लोगों की जो पीडीएम में जब आप थे तो ये सिर्फ वैसे ही एक अक्स दिखा रहे थे आप लोग, और उसमें मकसद क्या था? और अब क्या ऐसी चेंज आई है? कोई किसी पार्टी की डील हो गई है किसी के साथ जो इतनी राहें जुदा और एक दूसरे के आप लोग जो है वो रस्साकशी कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? चॉइस साहब तो बहुत शुक्रिया आपका सर। ते वैसे तुसी चुआतियां ना लाओ, असी मैं ते मियाँ साहब ने लड़ना कोई नहीं जे। नहीं मैं वो जरदारी साहब लड़ रहे ने, मैं तो लड़ ही नहीं रहा। मियाँ साहब तो वैसे ही नहीं लड़ रहे, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪਾਉ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰशिप ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ लड़ रहे हैं। एक पहले मैंने गुजारिश करनी थी सर एक पहले मैंने गुजारिश करनी थी कि जो आज एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ है, मैं तो मजम्मत करेंगे करता हूँ। सही है। और पता नहीं एहसन इकबाल साहब की बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, जब वो वजीर दाखिला थे तो उनको तब भी रेंजर्स ने वो घुसने नहीं दिया था। आपको याद है वो उस वक्त रेंजर्स उनके मतहत थी, तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया था, वो भी रेंजर्स के हवाले था। गलत जगह पे पहुंचते हैं ना वो, हाँ जी, गलत टाइम पे। अच्छा, दूसरी मेरी गुजारिश ये है जी कि मुझे समझ नहीं आती है कि जब हम नज़ीर लगारी साहब हैं हमारे साथ, जी नज़ीर लगारी बेहतर बता सकते हैं। एक आपने भी देखा होगा लाहौर के अंदर एक GTS होती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, जी उसके तहत बसें चला करती थी। आज भी उनका एक हिस्सा सिर्फ बाकी है जो इस्लामाबाद से गिलगित जाता है, वो हिस्सा। और आर्गूमेंट क्या था, हुकूमत का क्या काम है जी वो बसें चलाए, ये तो प्राइवेट होनी चाहिए। फिर शुगर मिलें प्राइवेटाइज कर दी, हुकूमत का क्या काम है जी शुगर मिलें, वो कार्टेल बन गया। फिर कहा कि सीमेंट का, हुकूमत का क्या काम है जी सीमेंट मिलें चलाए, वो कार्टेल बन गया। फिर कहा जी हुकूमत का क्या काम है घी मिलें लगाए, वो कार्टेल बन गया। अब ये सारी जो कार्टेल है, आपको याद है LOS वो कितनी कीमती ज़मीन है आज, वो बेच दी गई औने पौने दामों, पता नहीं। तो सर आपका चॉइस ऑफ पॉइंट क्या है? वो और सारे जो अड्डे थे। मेरा पॉइंट ये है कि कल जिस चीज़ को आप बुरा कह रहे थे भुट्टो साहब के दौर में, जो लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत पूरे मुल्क के लिए थी, आज आप वही बसें चलाकर उन पर खुश हो रहे हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखिए आपका सवाल है, प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने पहले PDM तो हमने बनाई थी और फिर शोकाज नोटिस दे दिए गए। उस पर हमने इनको समझाया कि ये कोई आपकी मतहत पार्टी थोड़ी है, या आपका कोई मतहत अहदेदार थोड़े हैं कि आप शोकाज नोटिस देंगे। दुनिया की तारीख में कहीं इत्तेहादों के अंदर शोकाज नोटिस दिया हो तो दिखा दें। उस पर हमारा आज भी स्टांस है, अगर माजरत करें और वो नोटिस वापस लें तो हम रिकंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायद टाइम गुजर चुका है। अब दूसरी बात ये मैं आज ट्राई कर रहा है। इस इलेक्शन में हमने उस वक्त भी कहा था कि हम इलेक्शन अलग-अलग लड़ेंगे, और यहाँ पे ये देखें हमने इलेक्शन लड़ा, इनकी तरफ से कुछ बहुत ही सर मुझे लैंग्वेज इस्तेमाल। एक बात बताएं चॉइस साहब, चॉइस एक बात बताएं, चॉइस साहब एक बात बताएं। हम ये जो आप लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, ये आवाम को समझाए ना कि यू ट्रूली मीन इट। आप लोग से क्या मुराद सर? पॉलिटिशियंस नहीं, मेरी पहले बात सुनिए, मेरी गुजारिश सुन रहे ना। मैंने भी वहाँ पे काफ़ी जलसे किए हैं NA 133 के अंदर। मैं डेली जाता था, और मेरे चूँकि हल्के के साथ है इधर से कसूर वाली साइड से, तो वहाँ पे मैं जिसका भी नाम लेता था एहतराम के साथ, पॉलिटिकल बातें ज़रूर की हैं, वो बिल्कुल करते रहेंगे, लेकिन जो बदतमीज़ी हुई और जरदारी साहब को वो वीडियोस भेजी गई, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम लीडरशिप इंटरवीन करेगी और उन लोगों को कहेगी कि माफ़ी मांगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये कल उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। तो वो नेचुरल एक रिएक्शन भी होता है, जिस बंदे के मुताल्लिक़ आप इस कदर बदतमीज़ी करेंगे तो उसका कोई नेचुरल रिएक्शन भी हो सकता है। और मतलब ये चीज़ें ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चॉइस साहब, मेरा सवाल कुछ ये था कि जब आप हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जब कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब कोई बयान देते हैं, यू ट्रूली मीन इट, या ये सिर्फ पानी का बुलबुला होता है, उस वक्त के लिए आपने एक जवाब देना है, उसके बाद देखा ना बड़े संगीन इल्ज़ाम माजी में भी लगते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये गद्दारी के इल्ज़ाम आप पे नून लीग पहले लगाती रही, हम जब बड़े हुए क्यों मियाँ साहब पे आप क्यों मियाँ साहब पे ले जाना चाहते हैं? मुशर्रफ भी तो यहाँ से गए हैं सर। बात मुशर्रफ का कोई नुमाइंदा इधर नहीं बैठा हुआ, मुशर्रफ की बात नहीं मैं उस तरफ इसलिए नहीं जा रहा हूँ, कोई नुमाइंदा नहीं इधर बैठा हुआ। नुमाइंदे की बात नहीं है, नहीं वो मौजूद नहीं ना इधर, की बात नहीं, मैं तो एक हिस्टोरिक कंटेक्स्ट
मैं एक हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। चले जी, मैं लगारी साहब से पूछता हूँ, फिर माजरत तो अगर उन्होंने करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, चौई साहब तो परों में पानी नहीं पड़ने दे रहे, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन नहीं पढ़ने देते। मुझे इस तरह ये समझा दीजिए, ये जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं और ये पॉलिटिशियन रोल मॉडल होते हैं ना, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के लिए रोल मॉडल होंगे। आज इमरान खान साहब ने शायद वो लैंग्वेज नवाज शरीफ के लिए कभी आज तक यूज़ नहीं की होगी, जरदारी साहब ने यूज़ कर दी कि ये मरना भी इस धरती में नहीं चाहते। मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार, ये कहना जो है, इससे बड़ी बात तो कोई हो भी नहीं सकती। तो आपके नज़दीक ये पॉलिटिशियंस जो है ये करते क्या है, और ऑपोजिशन जो है आपको लगता नहीं कि इतनी डिसग्रंटेड और डिवाइडेड है कि इमरान खान साहब इससे भी ज़्यादा पूरे परफॉर्मेंस दे दें तो शायद अगले 5 साल भी वो इलेक्ट हो जाएंगे बड़े आराम से। नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया कानून। बात यह है कि जरदारी साहब की शादी 18 दिसंबर 1987 को हुई जी, और उसके अगले दिन से वो जिन लोगों की ज़द पर आए, जिस तरह से उन्हें मताउन किया गया, जिस तरह से उन्हें डिफेम किया गया, जिस तरह से उनकी तौहीन की गई, और मुसलसल अब तक 34 साल से ज़्यादा अरसा होने वाला है, उनके साथ हमेशा एक एलियन का, एक कोई ख़राब विलन का जो बर्ताव होता रहा है। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि यार मैं जवाब नहीं दिया करता हूँ। जो कुछ तलाल ने कहा, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह से गुफ्तगू की गई, किसी भी आदमी को कितना भी बड़ा पेशन रखता हो, जरदारी साहब बहुत पेशन रखते हैं और बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। और एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें पता है मेरे खिलाफ़ रोज़ाना कितनी बातें होती हैं। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। उन्होंने कहा मुझे किसी चीज़ से कभी भी मैं इसको वो नहीं समझता, ना बुरा समझता हूँ, ना मैं उस चीज़ को रिएक्ट करता हूँ, ना मुझे ये चीज़ें लगती हैं, ना मैं इन चीज़ों पर परेशान होता हूँ। और ये लगातार होता रहा और उन्होंने कभी भी जवाब देने की, बल्कि एक दफ़ा, ये अभी पिछले दिनों की बात है, किसी ने मरियम बीबी के बारे में सवाल किया तो जरदारी साहब ने कहा कि मरियम बेटी है मेरी और मैं बेटियों के बारे में कोई बात ना करता हूँ, ना कोई सवाल करता हूँ। ये इस तरह की बातें हुई हैं। और हमें मालूम है कि जब इलेक्शन हो रहे थे 88 के, जब इलेक्शन 90 के हो रहे थे, तो किस तरह के पंपलेट हेलीकॉप्टरों से फेंके गए, बिल्कुल और किस तरह से। लेकिन नज़ीर साहब अब तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गया, उसके बाद सर ये आप तो सही हिस्ट्री आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, ये बातें पीछे रह गई। सर पीडीएम पे आ जाए ना, पीडीएम हो गया, टूट गया, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा, पीपल्स पार्टी कहती है। चलिए हम पीडीएम पर आते हैं। आज ऑपोजिशन जहां खड़ी हुई है उससे इमरान खान साहब को एडवांटेज है, ये सवाल है मेरा जी। अच्छा, अपोजिशन को देखना है, पीडीएम को देखना है, अपोजिशन की और हुकूमत की सबबंदियों को देखना है तो आप पिशावर चले जाएं। अच्छा, आज जो कुछ पिशावर में हो रहा है सर, आपको पता है कि जेयूआई प्लस नून लीग प्लस पीटीआई और सामने एक तरफ पीपल्स पार्टी है, ये सब एक साथ मिलकर जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें पीटीआई भी शरीक है, नून लीग भी शरीक है और जेयूआई भी शरीक है। पहले नून लीग ने अपना कैंडिडेट विड्रा किया, फिर पीटीआई ने अपना कैंडिडेट विड्रा किया और मौलाना का कैंडिडेट है और सामने पीपल्स पार्टी है। क्या ये बात पीडीएम है, आप जिसको पीडीएम कह रहे हैं, ये पीडीएम है कि जो इत्तेहाद करके, और ये पीडीएम है जब ये इलेक्शन में गए थे सेनेट के तो सीट एडजस्टमेंट की थी बाकायदा पीटीआई ने और नून लीग ने एक दूसरे का सीट एडजस्टमेंट। बिल्कुल ठीक। तो सर आपका बिला मुकाबला, तो सर अब सवाल का अगला हिस्सा, तो फिर अगर ये गवर्नमेंट पुअर तरीन भी परफॉर्म करे तो कोई पीडीएम मार्च, कोई महंगाई मार्च, कोई प्रोटेस्ट जो है इसको 5 साल पूरे करने से रोक नहीं सकता, तो फिर ये स्टंट क्यों हो रहे हैं? लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, ये सब ये क्यों हो रहा है? सब कुछ नहीं। क्या ऐसा होता है कि सियासी जमातें 4 महीने बाद का कोई आपको बिल्कुल प्रोग्राम दें कि हम 4 महीने के बाद ये काम बिल्कुल सर, ये पॉइंट आ गया आपका। जहां सियासत रोज बरोज नई डेवलपमेंट हो रही, सर पॉइंट आ गया, सियासत में रोज बरोज नई डेवलपमेंट सर बिल्कुल ठीक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप माजरत करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने क्यों माजरत करनी है, उनका अपना वर्जन है, लेकिन ये बात सही है ना, पीपल्स पार्टी आपके साथ है। अगर आवाम आपके साथ होती है इस महंगाई मार्च में, आप अभी निकलते बाहर, 4 महीने बाद की डेट देने का तुक्के नहीं बनता, ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? आवाम को क्यों हिजान में मुब्तला कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से? अगर इजाज़त दें तो पहले जो अंदलीब ने बात की थी वो कर लूँ। अच्छा, उन्होंने एक बात की थी कि 2013 का जो इलेक्शन था आरओ का जरदारी साहब ने कहा था, ठीक है। अब मैं एक सवाल करूंगा कि मुझे ये बता दें कि आरओ को कंट्रोल कौन कर रहा था और आरओ थे किस अदारे से? अदलिया से थे? ये हो गया पॉइंट। अब
अदलिया से जो अदारे आरो थे, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनकी बात मान लूँ तो अदलिया से वो धांधली करवाई जा रही थी बकौल जरदारी साहब के। बकौल जरदारी अब आप साहब आगे के। ना एक सेकंड। अच्छा। फिर मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त अगर बकौल इनके अदलिया को वो कंट्रोल कर रहे थे कोई करने वाले, तो आज भी फिर अरशद मलिक जैसे लोगों को कोई और कंट्रोल कर रहा होगा। फिर हम क्या गलत कहते हैं? देखें 1993 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया, हटाया गया, ख़त्म किया गया, तो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट गया, अपील में बहाल हो गए और दूसरे दिन फिर तोड़ दी गई हुकूमत। वो तो उन्होंने एग्रीमेंट हुआ ना काकर साहब ना एक सेकंड ना। तो फिर बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को भी ना मानो तो आपके लिए जायज़ है, और मेरे खिलाफ सब कुछ होता जाए और मुझे कहा जाए नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हर सूरत मानो, ये मैं कहना चाहता था। अब आ जाएं जो पीटीआई की बात की जा रही है। चौधरी साहब पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, उस पर आप बात नहीं करेंगे जी। पीडीएम की बात की जा रही है। बात यह है कि अगर पीडीएम के हवाले से आप देखेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया में, और यहाँ कोई महंगाई होगी है नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि महंगाई आज है, 4 महीने बाद क्यों जा रहे हैं आप? इससे माफी मांग के पीपल्स पार्टी को साथ मिला के अपनी पीडीएम तहरीक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? सवाल ये है। सवाल ये नहीं हो रहा कि इमरान खान क्या कहते हैं महंगाई के बारे में, वो तो आप सही कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको आज का पाकिस्तान भी दुनिया में सस्ता तरीन लगता है तो फिर 3.5 साल पहले लोग जो थे पाकिस्तान के जन्नत में रह रहे थे। चलो ये तो हो गया ना, मेरा सवाल ये नहीं है सर, वो हम रोज करते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं मुल्क के हालात बड़े खराब। आपसे सवाल ये है कि माफी मांग के पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें या फिर ये महंगाई मार्च 23 बार क्यों कर रहे हैं? ये क्या स्टंट है सर? मैं 2 चीज़ें अर्ज करता हूँ। एक तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इन सर्दियों के बाद जो है वो बिल्कुल हालात चेंज हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि लाने वालों को तो शायद एहसास नहीं हो रहा, पाकिस्तानी कौम आखिरी इनका कार्ड जो है वो भी 3 महीनों को दे रहे हैं कि ये 3 महीनों में बता दें कि किस तरह इस महंगाई को वो कंट्रोल करेंगे। दलीप साहिबा देखिए, आपको आप मेहरबानी अदा करें, पीडीएम की 3 महीने आपको दे रहे हैं क्योंकि पता चला है कि वुज़रा भी जो है बैरून मुल्क नहीं जा रहे 3 महीने। प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई ऐसा कुलिया पेश कर दिया कि 3 महीने में महंगाई खत्म हो जाएगी। आप शुक्रगुजार हों पीपल्स पार्टी के तो वैसे ही हो जाए, क्योंकि वो तो वैसे इनके साथ नहीं है, आपकी वजह से तो नहीं, अपने इशूज़ की वजह से। और इनके इसलिए हो जाए कि आपको 23 मार्च तक की डेट दे दी, अब रिजल्ट दिखाइएगा प्लीज़, ये ना हो कि आ जाए वहाँ। देखिए कामरान, आपको अच्छी तरह याद है पिछली दफ़ा दिसंबर में जब मीनार पाकिस्तान पे इन लीडर ने, मरीम नवाज़ ने कहा था कि मेरी कुल्फ़ी जम गई है, तकरीर में कहा अपनी, और उन्होंने कहा बहुत ठंड है और हम नहीं। तो वो ऑब्वियसली जब इन्होंने कभी ज़िंदगी में, और JUIF निकाल दें तो 4 बंदे इनके पूरे नहीं होते, इन्होंने कभी तहरीक की ही नहीं। गर्मियों में बहुत गर्मी हो जाती है, सर्दियों में बहुत सर्दी हो जाती है, मार्च में जो होता है वो अप्रैल हो जाता है। इनकी कैपेसिटी पहले भी नहीं थी कि ये स्ट्रीट पावर इनके साथ हो, JUIF के ऊपर डिपेंडेंट थे। अभी पेशावर का आपने जलसा JUIF को देख लिया है, उसके बाद तो इनकी सबकी फूक निकल गई हुई है। तो असल बात ये है कि इस वक्त अगर कहते हैं कि इतनी क़यामत है और लोग इतना पिस रहे हैं, तो इस क़यामत में लीड करें। जो उन्होंने कहा है जरदारी साहब ने कि आप बाहर बैठ के, वहाँ जीना मरना आपका लंदन में है, आपके वहाँ कारोबार हैं, आपके वहाँ औलाद है, आपके वहाँ फ्लैट्स हैं, और वहाँ से बैठ के आप तड़प रहे हैं पिज़्ज़े खा खा के और कॉफ़ियाँ पी पी के, और कह रहे हैं जी पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम है। तो बंदे तो नहीं निकलेंगे आपके लिए। तो असल में ये प्रॉब्लम है कि ये 3 महीने में अपनी फेस सेविंग के लिए, जब मौसम बेहतर हो जाएगा, तो इन्होंने अब कहा है कि जी सारे मुल्क से हम बंदा इकट्ठा करके वहाँ आएंगे। बट वो लॉन्ग मार्च नहीं है, वो इस्लामाबाद में एक जलसा है, और उसके लिए भी इनको 3 महीने चाहिए। 11 जमातों को, 11 नहीं 9 जमातों को, वो 9 सितारे होते थे ना, ये भी 9 सितारे अब रह गए हैं। लेकिन ये वो सितारे हैं जो कि बिल्कुल बुझ चुके हैं, और जो गरूब हो चुके हैं, और जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। राइट, यानी कि यार कमाल हो गया। वैसे मैं एक ब्रेक तो लूँगा, लेकिन अब इस सारी एम्बैरेसिंग सूरत हाल को जो पीडीएम के लिए है, वो एक ही पार्टी बचा सकती है, और वो है पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी सोचती होगी जनाब हमारा दिमाग ख़राब हुआ है,
ये तो पीडीएम वैसी ही बहती हुई किश्ती है, ना इनकी लीडरशिप इधर है, ना इनका कोई आगे, ना कोई पीछे सियासी लिहाज से इस वक्त चल रहा है। शरीफ फैमिली में वैसे ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है, कौन लीड करेगा कौन लीड नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी सोचते हो कि यार हम पागल है, सिंध की गवर्नमेंट भी गवाए, ये भी करे वो भी करे, अक्लमंद है, फिर भी मशवरा कर लेंगे, शायद मियाँ साहब को उनकी बात समझ आ जाए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। चॉइस साहब, आप जानदीदा आदमी हैं, नज़ीर लगारी साहब ने बड़ी गज़ब की बात की और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि जिन लोगों ने सीरियसली चीज़ों को लेके आगे जाना हो वो 3-3 4-4 महीने आगे की डेडलाइन। आप समझाते नहीं हैं, या इतने आप लोगों के आपस में इख्तलाफात हो चुके हैं कि अब ये कम्युनिकेशन भी नहीं है, या आप समझते हैं कि जिस तरह नून लीग सोच रही है कि बड़ी तब्दीली आने वाली है मार्च के अंदर और कोई पता नहीं क्या हो जाएगा? व्हाट्स योर टेक सर? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल था कि आज आप अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, चूँकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म आज हुआ है। 4 रुपये 73 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। आप कर लें बात, इसमें कोई मसला और नहीं। ये ज़रा आम आदमी से पूछ कर देखें। ठीक है, करें आप। जी मतलब हालत ये है कि ये कीमत थी बिजली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, 4 रुपये 4.5 से 5 रुपये। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में 13 रुपये हुई, आज 26 रुपये बिजली की कीमत ऑलरेडी थी। 26 रुपये और कमर्शियल 32 रुपये, और उसमें ये इजाफा शामिल कर लें 5 रुपये का जो आज हुआ है, और इस पर जो ऊपर टैक्सेस आएंगे वो उसके अलावा है। मतलब हालत ये है कि तबाही कर दी है इन्होंने हर चीज़ की। आज कहते थे गंदम बम्पर क्रॉप पैदा हुई, किधर गई है गंदम? आज बुआई का वक्त है और गंदम नापैद है पूरे मुल्क के अंदर। 70% पंजाब पैदा करता है, आप कह रहे हैं कि सिंध जिम्मेदार है। खाद, ये मैं भी छोटा सा किसान हूँ, लगारी साहब भी होंगे, मियाँ साहब भी होंगे, आप सारे भी जानते होंगे। खाद हमारे दौर में 3500 की DAP थी, इनके दौर में 4600 की हुई, आज 9000 की वो भी मिल नहीं रही। यूरिया 1700 की हुई है, हमारे दौर में 1300 की थी, फिर इनके दौर में कोई 1400 हुई, फिर आज 1700 है, 2200-2300 रुपए में मिल नहीं रही। और अगर मिलेगी नहीं उसका इफेक्ट फिर गंदम पे आएगा। और आज हालत ये है कि आटा, तेल, चीनी, घी, आम आदमी से ज़रा पूछ कर तो देखें उसकी आमदनियों में क्या इजाफा किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, और तबाही कर दी है। एक आम आदमी से ज़रा पूछ कर देखें। हम कल पाकिस्तान भर में, तमाम पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, फिर दोबारा करेगी नेक्स्ट फ्राइडे को, और 27 को हम अपने प्रोग्राम का ऐलान करेंगे वहाँ पे जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, क्योंकि अब लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात। अगर सियासी पार्टियों ने अपना रोल अदा न किया तो जिस तरह से जो कुछ सियालकोट में हुआ है, ये खुद रो वाकयात होंगे। अच्छा। और ये मुल्क अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, अनारकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सियासी पार्टियों पे भी फर्ज है, इस हुकूमत को तो इस मुल्क के लोगों की कोई फिक्र नहीं। कहते थे $100 अरब उनके IMF के मुंह पे मारेंगे, इन्होंने पूरा स्टेट बैंक की IMF के मुंह पे मार दिया। अब हालत ये है कि अगर बराह रास्त उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल करना, आप किस मर्ज की, आप किस लिए बैठे हुए? क्या करने आए थे आप लोग? क्या आपके वादे थे? ये नहीं अब किसी ने सुनना कि पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। आपके जो वादे थे उनको लेकर उस पैरामीटर्स पे लोगों ने देखना है कि आपने तेल के बारे में क्या कहा था, बिजली के बारे में, गैस के बारे में 8000 अरब आपने टैक्स इकट्ठा करना था। किया क्या आप लोगों ने? इस मुल्क का आम आदमी से जरा पूछ कर तो देखें किस कदर झोलियां उठा उठा कर आपको बद्दुआएं दे रहे। और यहाँ पे मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सियासी पार्टियों को अपना करना पड़ेगा। राइट। अंदलीब साहिबा, मार्च और 9 मार्च 2023 तक भी आपकी हुकूमत जाए, जो सिचुएशन है उसको रिवर्स करने का कोई आपके ज़हन में मैकेनिज्म है? अदरवाइज तो आप सुन रहे, चॉइस साहब कह रहे हैं कि लोग उठा उठा के पल्ले बद्दुआएं दे रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को। चौधरी साहब, जिसको कहते हैं, बिल्कुल सिंध में जिस तरह से गवर्नमेंट को बद्दुआएं दे रहे हैं, आपके चैनल्स देख लें, दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगाई सिंध में है। आप देख लें सबसे ज़्यादा महंगा आटा सिंध में, आप देख लें सबसे ज़्यादा महंगी चीनी से। आप लोग रोज़ हेडलाइंस लगा रहे हैं चैनल्स, और ये वो हुकूमत कह रहे हैं जो 14 साल से है सिंध में, जिसने आज तक एक बस नहीं दी सिंध को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जिसने पानी नहीं दिया सिंध को, जो 38 नाले साफ नहीं कर सकती, 14 साल से है वहां, जिसके ऊपर तमाम के तमाम स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं कि खुद ये जो जिसको कहते हैं ये झूठ भी बोलते रहे तो वो सब पे अयां हैं। 14 साल से वहां मुसलसल हैं,
और उसके अलावा आप पूछें कि सिंध के अंदर किसी किस्म की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या किसी किस्म का कोई निज़ाम हो जिससे आपको पता चले। कल भी एक वहाँ जुडिशल एक्स्ट्रा जुडिशल जो मर्डर हुआ है वहाँ जो फेक्ट इनकाउंटर के अंदर हुआ है, उसके अलावा आप देखें कि जिस किस्म के इनके अपने लोग वहाँ दंदनाते हुए फिर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो कत्ल हुए हैं, सारे के सारे ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो उन पे अताब आई है। तो ये सारी स्टेटिस्टिक्स 14 साल से हुकूमत होने के बाद है। अब आए आपके हमने क्या करना है? पहली बात तो ये कि देखिए, मैं आपने सिंध गवर्नमेंट की एसएससी कर दी, ठीक है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को आपकी महंगाई और आप जो आज बिजली बढ़ाई और आपके उसके ऊपर जो आईएमएफ को जिस तरह आपने एग्रीमेंट किया, जिस सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट किया है, हाँ, उसका जवाब आप दे दिए। मैं उसमें इंटरप्ट नहीं किया आपको, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था सिंध का, वो तो मैं इनसे पूछना चाहिए, आपने बता दिया, बड़ा अच्छा किया। आप किस तरह जाएंगे अवाम के पास, सियासतदान किस मुंह से, पीटीआई वाले ये सवाल उठा रही है अपोजिशन? सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने ये 15 से उससे पहले भी शुरू कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में कि हमने ये जो एहसास राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जो है, और इसमें सूबे शामिल हैं, एक सूबा नहीं शामिल जिसका नाम है सिंध। आप जाएंगे, आपको आटा, आपको चावल, आपको जिसको कहते हैं ये दालें, आपको 30% डिस्काउंट पे मिलेंगी जो लोअर क्लास है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी 10 लाख रुपए तक का जो आपका खर्चा है वो आपको हेल्थ कार्ड से मिलेगा। वाहिद सूबा है जो कह रहे हैं हमने नहीं करना, ना उन्होंने राशन डिस्काउंट पे देना है, ना उन्होंने हेल्थ कार्ड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। पहले दूसरा तो हम ये हेल्थ और लोगों की बेसिक यूटिलिटीज के अंदर जो कमी है ये 15 दिसंबर से हम लेके आ रहे हैं। एक सेकंड, नज़ीर लगारी साहब, मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि जो आप तो कराची में बैठे हुए हैं, अंदलीब साहिबा ने जो सिंध के मुतालिक बताया, इतनी बुरे हालात हैं वहाँ पे और मुल्क की मजमूई सूरत हाल जो है उसके मुतालिक आप बताइए, दोनों में क्या कंपेरिजन बनता है? बताएंगे। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने मुझे अपना वकील नहीं रखा है ना कि मैं उनकी तरफ से नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कराची के हालात बता दें आप मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपको वकील रखा है यार, नज़ीर साहब तो किसी और तरफ ही ले गए। मैं कह रहा हूँ आप रहते हैं ना उधर, इसलिए कह रहा हूँ। जैसा लाहौर में मैं रहता हूँ, मुझसे आप पूछ लें तो मैं वकील तो नहीं बन जाऊँगा नून लीग का। जी जी, कराची में जराइम हो रहे हैं और संगीन जराइम भी हो रहे हैं। मुश्किल सवाल लगता है, मैं कर दिया नज़ीर साहब। एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर भी हो रहे हैं सर। अच्छा, ये सारे मुल्क का सिनारियो है, इस तरह नहीं है कराची में। अल्लाह ना करे कि कराची में ऐसा हो, अल्लाह ना करे कि हमारे सिंध के देही इलाकों में ऐसा हो कि मॉब जाकर एक किसी शख्स को, निहत्ते शख्स को जो है जाकर बेदर्दी से कत्ल करे और उसे जो है वो आग लगा दे। ये ऐसा अल्लाह ना करे कभी सिंध में हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जिस तरह से फैसलाबाद में हुआ है। जो भी हालात थे, जिस तरह के भी हालात पेश आए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और मैं कहता हूँ जी ऐसा अल्लाह ना करे ये पंजाब में भी ऐसा हो। आपने उस इधर पंजाब डाल दिया बीच में। नज़ीर साहब चले, मैं आपसे सवाल कुछ और मैं पूछ रहा था, जो जिस तरह की डिस्ट्रक्शन की बात अंदलीब साहिबा कर रही हैं सिंध में, वो हुई है नहीं क्योंकि आप कराची में होते हैं। अर्ज करता हूँ क्विकली सर, मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आप सिर्फ ये बताएं कि कार्डियो की फैसिलिटीज़ कितनी है। यहाँ कराची में मैं घूमता हूँ जगह जगह पर। सर आपका पॉइंट आ गया, बहुत बड़ा अस्पताल पाकिस्तान का। रिस्पॉन्ड कर दें। दिलीप साहिबा तो कह रही है कि हम तो बड़ा कुछ करने लगे। अगर वो सिंध की बात करती हैं ना, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि पेट्रोल की कीमत सिंध ने कंट्रोल करनी है, डॉलर की कीमत सिंध ने कंट्रोल करनी है, और फिर मुझे ये बताए गैस बिजली के रेट सिंध ने, हुकूमत ने तय करने हैं, और अरबों रुपए के नए टैक्स जो लगाकर FPR छापे मारेगा, जो IMF की डिमांड है वो सिंध हुकूमत ने कंट्रोल करने। असल बात क्या है? असल चीज़ ये है कि मुझे ये बात कहते हुए इंतहाई शर्म आ रही है और दुख हो रहा है इस बात का कि भाई एक कहत देखा था आपने बंगाल का, जो लोग चलते चलते गिरते थे, मर जाते थे भूख की वजह से। ये कहत की नई शक्ल इन्होंने पैदा कर दी है 3.5 सालों में पाकिस्तान के अंदर।
कि ठेले, रेडियां, दुकानें सब्जियों से, गोश्त से लदी हुई हैं, मगर लोगों की पहुंच से दूर हैं, सकत नहीं रखते उनकी खरीद के लिए। और जब ये वो बात ठीक कह रहे हैं मंजूर चौधरी साहब कि हालत ये होने वाली है कि जब उनके सामने चीज़ें पड़ी होंगी और वो मर रहे होंगे भूख से, तो लूटेंगे, ब्रेक में आते हैं होगी। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब को बस ये अर्ज करूंगा, नज़ीर लगारी साहब, जिस वक्त आपका जो हमारा सूबा, मैं आपका नहीं कह रहा, हमारा सूबा सिंध जो था, कराची, वो लसानियत का शिकार था, वह पख्तून और महाजर एक दूसरे खून के प्यासे थे। हमने ये कभी कंपैरिजन नहीं किया कि जनाब ये पंजाब के अंदर अल्लाह ना करे कभी ऐसे हालात हो जाए लाहौर में, जैसे कि कराची में भाई भाई को कत्ल कर रहा है, लसानियत में मारा जा रहा है, और बड़ी बड़ी ट्रेडिशंस हैं, कुरान शरीफ से शादी कर रहा है। हमने कभी उसको इस तरह डिपार्टमेंटलाइज या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की सूबों की बेस के ऊपर। तो मैं ये, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि जो लाहौर में हो रहा है तो अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान में का दुनिया में भी कहीं हो, तो उसको मेरा ख्याल है वो सूबों के उसमें देखना जो है बड़ी इंटरेस्टिंग अजीब सी बात थी। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लूँगा जी मैं। वो जो सियालकोट में वाक़यात हुए या जिस तरह के भी फैसलाबाद में जहाँ भी जुल्म होता है, उसमें पूरी कौम ने फट के उसको कंडेम किया है और पंजाब उसमें सबसे आगे था। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।